हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे यकवानी मुकन्ना इस आइन के अंदर थी। उसके बाद हम बात करते हैं वाहिद शहरियत की। यानी 1956 के आइन की तरह 1962 के आइन में भी वाहिद शहरियत के उसूल को अपनाया गया। यानी एक ही शहरियत होगी, तमाम अफराद जो है सिर्फ पाकिस्तानी कहलाएंगे, मशरकी या मगरबी पाकिस्तान के नहीं, जबकि वफाकी तर्ज हुकूमत में दोहरी शहरियत अपनाई जाती है। वफाकी तर्ज हुकूमत जब होता है तो उसमें दोहरी शहरियत होती है। जैसे अब हम सूबे के भी शहरी हैं और वफाक के भी शहरी हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही शहरियत रखी गई। बुनियादी हकूक़, बुनियादी आइन में बुनियादी हकूक़ का तज़किरा मफकूद था। आइन में पहली तरमीम के ज़रिए बुनियादी शहरी हकूक़ शामिल किए गए और इनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी फ़राहम की गई जो अदलिया के ज़िम्मे थी। इस कानून के मुनाफी कोई कानून साजी मुमकिन ना थी। हुकूमत का कोई शोबा बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं कर सकता था। अहम तरीन बुनियादी हकूक़ में तहरीर व तकरीर की आज़ादी, इज्तिमा व अंजुमन साजी, मजहबी आज़ादी और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। यानी असल में बुनियादी हकूक़ इसमें मुकम्मल तौर पर रखे गए आवाम के लिए, क्योंकि बेसिकली कोई भी आइन जो है वो बुनियादी हकूक़ के बग़ैर बन ही नहीं सकता। जब तक आप आवाम को बुनियादी हकूक़ नहीं देंगे उस वक़्त तक कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। फिर आ जाती हैं जी इस्लामी दिफाती आइन में करारदाद मकासद को इब्तदाई के तौर पर शामिल किया गया। ये 1956 में भी शामिल किया गया और इसमें भी किया गया, जिसमें ये वजाहत की गई कि पूरी कायनात की हाकमियत बिला शिरकत अल्लाह गैर अल्लाह की को हासिल है। अल्लाह ताला ही कादिर मुतलक है, वही मुकम्मल इख्तियारात इसी ज़ात के पास हैं, सब कुछ उसी के पास है। इंसान जो हैं जो भी हुक्मरान है वो अल्लाह के तफवीज़ करदा जो कह लें कि ताकत है या कवानीन है उनका सिर्फ इस्तेमाल करेगा। असल मालिक जो है वो अल्लाह की ज़ात ही है। फिर पाकिस्तान के अवाम कुरान और सुन्नत की हदूद में रहते हुए हाकमियत को एक मुक़द्दस अमानत की हैसियत से इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। मुल्क का नाम पहले जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, लेकिन अवाम के इसरार पर आइन में तरमीम के ज़रिए इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। सदर ममलिकत का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। पाकिस्तान के अवाम को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ इस्लामी उसूलों के मुताबिक बसर करने के काबिल बनाया जाए और इस्लामी तालीमात से मुतसादम कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। तो ये इस्लामी दिफात का हमने पीछे उसमें पढ़ भी लिया था। करारदाद मकासद में बेसिकली इस्लाम के लिए पॉइंट्स जितने रखे गए थे कि इस्लाम को हम किस तरह से अपने मुल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्लामी कवानीन को कैसे ला सकते हैं। फिर इस आइन के अंदर इस्लामी मुशावरती काउंसिल एक बनाई गई, एडवाइजरी काउंसिल। सदर पाकिस्तान गवर्नरों, मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों को कानूनी मामलात में मशवरे देने के लिए एक इस्लामी मुशावरती काउंसिल तश्कील दी जाएगी ताकि कानून साजी इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल हो और मौजूदा कवानीन को इस्लाम के मुताबिक ढाला जा सके। इस्लामी मुशावरती काउंसिल अमलन एक बेइख्तियार इदारा थी। इसकी राय की हैसियत सिर्फ मुशावरती थी, हुकूमत इसको कबूल करने की पाबंद नहीं थी। यानी एक काउंसिल तो बना दी जिसमें सदर को, गवर्नरों को, मरकज़ी और सूबाई असम्बली के कानूनी मामला जितने भी थे उसमें काउंसिल तश्कील दे दी गई कि वो उनको मशवरा अगर चाहिए होगा इस्लाम से रिलेटेड तो वो इनसे मशवरा करेंगे। और अभी भी हमारे यहाँ जो 1973 के आइन के तहत भी इस्लामी जो है वो काउंसिल मौजूद है। जो भी इस्लाम से रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, जो भी कवानीन होते हैं, वो हम उसको भेजे जाते हैं और वो फिर इस्लामी कवानीन की रोशनी में अपने फ़ैसले देते हैं या अपनी सिफारिशात देते हैं। खैर फ़ैसला तो हुकूमत ने ही करना होता है। फिर जी इसमें भी कौमी ज़ुबानें जो थी वो उर्दू और बंगाली दोनों को रखा गया, और लेकिन इसमें अंग्रेज़ी को भी उस वक़्त तक सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल रहेगा जब तक कौमी ज़ुबानें दफ्तरी हैसियत इख्तियार नहीं कर लेती। असल में ये वाला पॉइंट जो है इसी ने हमारे मुल्क के लिए हमारी ज़ुबान को आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर यक जुम्बिश कलम यही कह दिया जाता कि उर्दू
या बंगाली जो है उस वक्त हमारी सरकारी ज़ुबानें हैं और यही इस्तेमाल होंगी, तो कोई बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं चाहिए था, फ़ौरन जो है वो बहुत जल्दी ये काम हो जाना था और दफ्तरों की हमारी ज़ुबान जो है अपनी कौमी ज़ुबान में हर चीज़ हो जानी थी। लेकिन तमाम आइन के अंदर इस चीज़ को लटका दिया गया। पहले 1956 में 25 साल के लिए टाइम दे दिया गया कि 25 साल तक अंग्रेज़ी रहेगी, तब तक उर्दू को लाएंगे। फिर 1962 के आइन में भी कह दिया गया कि जब तक उर्दू नाफिज नहीं होती तो अंग्रेज़ी रहेगी। तो ज़ाहिर है उसको नाफिज करेंगे तो होगी ना, उसको नाफिज करते तो होती, तो वो किया ही नहीं गया। बेसिकली इस पे काम ही नहीं किया गया, वरना जो है वो अब तक हमारी कौमी ज़ुबान आ चुकी होती दफ्तरों के अंदर हर जगह पर। फिर था जी हमारा जो लास्ट इसका पॉइंट था इसका है 1962 के आइन का, वो बिलवास्ता जमहूरियत थी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बराह रास्त इंतखाब का तरीका ख़त्म करके बिलवास्ता जमहूरियत का नया निज़ाम राइज किया गया। इस निज़ाम को बुनियादी जमहूरियतों का नाम दिया गया। सदर, कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाब के लिए एक इंतखाबी इदारा कायम किया गया जिसके अरकान की तादाद 80,000 थी और इसके बाद 1,20,000 कर दी गई। इसको अवाम मुंतखब करते थे। ये अरकान दोनों सूबों से यकसा तादाद में लिए जाते थे। इस पे पीछे भी बात हुई है कि यानी काउंसलर्स, बुनियादी जमहूरियत, इसको बीडी मेम्बरान्स कहा जाता था, यानी बेसिक डेमोक्रेट्स। तो वो जो बीडी मेम्बरान्स जब भी सिलेक्ट होते थे, पहले 80,000 उनकी तादाद थी, यानी 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान से, 40,000 मगरबी पाकिस्तान से। फिर इनकी तादाद 1,20,000 कर दी गई, 60,000 दोनों हिस्सों से। अब इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, बिलवास्ता जमहूरियत कहते हैं, यानी डायरेक्ट। अब तो हम डायरेक्ट वोट दे के सिलेक्ट करते हैं ना, तो उस वक़्त आवाम जो है इन बीडी मेम्बरान को सिलेक्ट करते थे, ये जो बेसिक जमहूरियत के मेम्बरान थे, और इनको ये जब सिलेक्ट हो जाते थे फिर ये आगे सूबाई असम्बली के मेम्बरान को और कौमी असम्बली के मेम्बरान को ये सिलेक्ट करते थे। इनके वोटों से वो असम्बलियों में जाते थे। तो इसको इनडायरेक्ट जमहूरियत कहा जाता है, बिलवास्ता जमहूरियत कहा जाता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहाँ पे जब हम डायरेक्ट वोट देते हैं, जो कि अब आजकल हमारे पास मौजूद है तरीक़ाकार, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, बिला वास्ता जमहूरियत कहा जाता है। ठीक है जी, ओके। कल हम इंशाल्लाह इसके बाद 1971 के आइन की तरफ जाएंगे।